अलास्का के बर्फीले किनारों पर दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतें आमने सामने होंगी। हवा में बारूद की गंध कूटनीतिक की जंग का बिगुल बज चुका है। 1945 के याल्टा से लेकर 2018 के हेलसिंकी तक हर मुलाकात ने विश्व मानचित्र को हिला दिया है और अब 2025 का अलास्का सम्मेलन, जहां ट्रंप और पुतिन की नजरें सिर्फ एक दूसरे पर नहीं बल्कि यूक्रेन के खून से भीगी जमीन पर टिकी है। एक गलत कदम और परमाणु आग यूरोप को भस्म कर सकती है। एक सही फैसला और इतिहास बदल सकता है। सवाल यही है कि क्या बर्फ पिघलेगी या गोलाबारी तेज होगी। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है, क्योंकि यहां सिर्फ समझौता नहीं बल्कि आने वाले दशकों की सत्ता का फैसला भी होना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है कि अमेरिका और रूस की हर मुलाकात विश्व व्यवस्था को हिलाने की क्षमता रखती है। 1945 में याल्टा सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र को जन्म दिया, लेकिन साथ ही शीत युद्ध का बीज भी बो दिया। इसके बाद जिनेवा, वियना, रेकजाविक जैसे सम्मेलनों ने कभी तनाव घटाया तो कभी उसे और गहरा दिया। 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मिलने वाले हैं। यह सिर्फ एक भू राजनीतिक मीटिंग नहीं है, बल्कि 1867 की ऐतिहासिक घटना की याद है, जब रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था। रूस से भौगोलिक निकटता और आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बावजूद, इंटरनेशनल कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुतिन की सुरक्षित मौजूदगी इसे और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। सम्मेलन का केंद्र बिंदु 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध का अंत है। रूस डॉनबास और क्रीमिया पर नियंत्रण चाहता है, जबकि यूक्रेन कोई क्षेत्रीय समझौता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दिलचस्प यह है कि यूक्रेन सीधे सम्मेलन में शामिल भी नहीं है, जो भविष्य के विवादों को और ज्यादा हवा दे रहा है, भविष्य के विवादों की जमीन तैयार कर रहा है। अब इन सब के बीच अगर समझौता हो जाता है तो यूरोप में तत्काल युद्ध विराम संभव है, लेकिन नेटो की रणनीति और एकता पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। इसके उलट अगर बातचीत विफल हुई तो न केवल युद्ध तेज होगा बल्कि परमाणु संघर्ष का खतरा भी बढ़ जाएगा। अमेरिका रूस की यह मुलाकात चीन, यूरोप और मध्य एशिया के लिए भी नए समीकरण तय करेगी। हेलसिंकी 2018 में हेलसिंकी की अगर बात करें तो यहां पर 2018 में ट्रंप और पुतिन की आखिरी निजी बातचीत ने भरोसे का पुल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब दांव कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया जानती है कि अमेरिका रूस के बीच एक सिग्नेचर तेल की कीमत से लेकर हथियारों के सौदों तक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। और इन सब के बीच अलास्का में जब अमेरिका और रूस सामने सामने होंगे तो फिर क्या वाकई युद्ध रुकेगा या युद्ध को एक नई दिशा मिलेगी? तो एक तरफ तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात चर्चा में है, दूसरी तरफ विश्व पटल में आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की धरती पर अपनी खुद की आजादी के लिए लड़ रहे बलूचियों की कहानी भी एक नए मोड़ पर आ रही है। बलूचिस्तान की धरती एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए लहूलुहान हो गई है। वांशुक जिले के वसीमा क्षेत्र में ग्रीन चौक के पास हर बलूच लड़ाकों के घातक हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन समेत 9 सैनिक, ये बताया जा रहा है कि कम से कम 9 सैनिक ढेर हो गए हैं। हथियारों से लैस बलूच लड़ाके बिजली की रफ्तार से आए। पाकिस्तानी सैन्य पुलिस की वैन और इमरजेंसी विंग पर गोलियां बरसाई और फिर रेगिस्तान की रेत में गुम हो गए। यह हमला यूं ही नहीं हुआ है। अमेरिका ने अभी थोड़े दिन पहले ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA को और उसकी सहयोगी मजीद ब्रिगेड को ऑफिशियली विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था, जबकि ये वो हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं पाकिस्तानी फौज के आतंक से, उनके अत्याचार से, और ये
अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की अमेरिकी यात्रा के दौरान आए इस फैसले को बलूच लड़ाकों ने सीधी चुनौती माना और अब पाकिस्तान को अपने ही घर में खून का जवाब खून से मिल रहा है। बीएलए लंबे समय से बलूचिस्तान की आजादी और आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहा है। हाल ही के महीने में उन्होंने अपने हमले तेज कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हुए। ये केवल एक बगावत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पूर्ण विद्रोह की आहट है। अमेरिका का बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करना पाकिस्तान को राहत देने के बजाय और मुश्किलों में डाल सकता है। इन सब के बीच इससे बलूच लड़ाकों के लिए अब खोने को कुछ भी नहीं, बल्कि पाने को बहुत कुछ है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एक तरफ आर्थिक दिवालियापन, दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोह और तीसरी तरफ बाहरी दबाव। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान इस हमले का जवाब कैसे देगा, बल्कि ये भी है कि क्या वो अपनी ही धरती पर छिड़ रहे इस गृह युद्ध जैसी स्थिति को विराम लगा पाएगा। बलूचिस्तान की रेत में बारूद बिछ चुकी है। एक चिंगारी पूरी व्यवस्था को जला सकती है। तो बलूचिस्तान एक बार फिर से यहां पर आजादी की आग धधक रही है। पाकिस्तान जो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। मुल्ला मुनीर अमेरिका की गोद में जा बैठा और अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकिस्तान के उस चालबाजी को नजरअंदाज करते हुए आजादी के इन मतवालों को, आजादी के इन लड़ाकों को ही, इनके संगठन को ही, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ही, मजीद ब्रिगेड को ही वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। लेकिन ये बीएलए के लिए उनकी ताकत को कम करने वाला नहीं, बल्कि और ज्यादा बल देने वाला बन गया, और ज्यादा बल देने वाली घोषणा बन गई। और यही वजह है कि बीएलए अब और खुलकर पाकिस्तानी फौजियों के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ लगातार जंग छेड़ रही है। और इसी कड़ी में यह तस्वीर भी सामने आई जब बीएलए ने पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया। एक कैप्टन समेत 9 लोगों की जान चली गई है। यह खबर आ रही है। यह विद्रोह और आग पकड़ रहा है। यानी एक चिंगारी पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान जो भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है, खुद उसकी धरती पर ही एक चिंगारी पाकिस्तान को कैसे निस्तानाबूद कर सकती है, इसकी बानगी बीएलए की तरफ से जारी कार्रवाई में समझी और देखी जा सकती है। दक्षिण चीन सागर की अब बात करेंगे, जहां एक बार फिर बारूद के ढेर पर यह पूरा इलाका बैठ चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कारबोरो शोल के पास बुधवार को चीन और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सीधा टकराव हुआ है। चीन का दावा है कि अमेरिकी विध्वंसक जहाज यूएसएस हिगिंस बिना अनुमति के उसके क्षेत्र में घुस आया, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह अभियान चलाया जो नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की उसकी नीति का हिस्सा है। स्कारबोरो शोल फिलीपींस के लुजोन द्वीप के पश्चिम में करीब 220 किलोमीटर दूर है और एक छोटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण, स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो बेहद खास सामरिक द्वीप है ये। और जैसा कि आपके सामने हम तस्वीरें भी रख रहे हैं, एक छोटा सा है लेकिन सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण उथला द्वीप है। इस पर चीन, फिलीपींस और ताइवान तीनों का दावा है। 2012 से चीन ने यहां अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया है और फिलीपींस की पहुंच को सीमित कर दिया है। दक्षिण चीन सागर का यह हिस्सा दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जिससे हर साल खरबों डॉलर का व्यापार गुजरता है। चीन के दक्षिणी सैन्य कमांड के मुताबिक यूएसएस हिगिंस को चेतावनी दी गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, जिसके बाद चीनी नौसेना ने खदेड़ने की कार्रवाई शुरू की।
बीजिंग ने वॉशिंगटन पर सार्वभौमिकता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हालांकि अगर आप देखें तो आरोप कौन लगा रहा है? जो खुद विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता हो, वो अमेरिका पर ऐसा ही आरोप लगा रहा है। बहरहाल चीन का स्टैंड आपके सामने है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का अलग स्टैंड है। अमेरिका का सातवां बेड़ा साफ कह रहा है कि यह कोई घुसपैठ नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के वैध उपयोग को सुरक्षित करने का मिशन है। अमेरिका के मुताबिक अगर चीन के दावों को मान लिया गया तो पूरा दक्षिण चीन सागर उसके नियंत्रण में आ जाएगा, जिससे वैश्विक नौवहन व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। ये भिड़ंत ऐसे समय में हुई है जब ठीक एक दिन पहले ही स्कारबोरो के पास चीन के दो जहाज आपस में टकरा गए थे। तनाव पहले से ही उच्च स्तर पर था और अब अमेरिका चीन की नौसैनिक झड़प ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक समुद्री विवाद नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बड़े पैमाने की सामरिक टकराव की प्रस्तावना भी हो सकती है। दक्षिण चीन सागर पर नियंत्रण एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन तय करता है। ये वही सागर है, खासतौर से अगर देखें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर बैलेंसिंग की बात आती है तो ये वही क्षेत्र है, ये वही सागर है जो पूरी तरीके से क्षेत्र में शक्ति संतुलन का आधार बनता है। और यही वजह है कि अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो अमेरिका का कदम है वो किसी भी तरीके से अवैध नहीं है, ये वैध कदम है, ये कोई घुसपैठ नहीं है। अमेरिका अपने सहयोगियों खासकर फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया को ये संदेश देना चाहता है कि ये चीन के समुद्री वर्चस्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। चीन दूसरी ओर किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है और इसका जवाब सैन्य ताकत से देने के लिए तैयार है। फिलहाल गोली नहीं चली, लेकिन नौसैनिक जहाजों का इस तरह से आमने सामने आना यह संकेत दे रहा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। दक्षिण चीन सागर का ये नया तनाव वैश्विक बाजारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। अगर आने वाले दिनों में कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटता तो ये समुद्री विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकता है। ये जो पूरी परिस्थिति है वो अपने आप में बता रही है कि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अमेरिका का ये कदम है। और इसके पहले भी अगर आप देखें तो टैरिफ वॉर पहले ही छिड़ा हुआ है। ट्रंप की टैरिफ नीति से चीन किस तरीके से अपना स्टैंड सामने रख रहा है, बौखलाया हुआ है। और ऐसे में अब अगर अमेरिका और चीन आमने सामने होते हैं तो ये पूरे दक्षिण चीन सागर और इसके आसपास के क्षेत्रों की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब टर्की की कर रहे हैं। तुर्की एक बार फिर जमीन की बेचैनी से कांप उठा है। धरती के सीने में उठते कंपन ने सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि लोगों के हौसले को भी हिला दिया है। 48 घंटे में 879 झटके, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि आसमान में गूंजती उस अदृश्य चेतावनी की गूंज है जो कह रही है कि खतरा अभी टला नहीं है। औसतन हर घंटे 18 झटके, यानी घड़ी की सुइयों के साथ मौत का डर भी आगे बढ़ता जा रहा है। बालिकेसिर प्रांत में 6.6 तीव्रता के पहले झटके से शुरू हुई ये तबाही अब पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले रही है। 120 बार धरती ने 3 से 4 की ताकत से झटके दिए, 17 बार 4 से 5 की ताकत से, और बाकी बार जैसे छोटे कंपन भी किसी बड़े तूफान के आने की आहट दे रहे हैं। धरती के 11 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जो ऊपर बसे करोड़ों लोगों को सतर्क रहने का इशारा कर रहा है। सरकार कह रही है कि घबराए नहीं, लेकिन ये भी मान रही है कि 68 गांव में 16 इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं और उस मलबे के पीछे जिम्मेदारी ढोने वाला एक ठेकेदार सलाखों के पीछे है। एक मौत आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज है, लेकिन सवाल यह है कि अगर धरती ऐसी ही कांपती रही तो आने वाला वक्त कितनों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तुर्की का भूगोल ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अनातोलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट तीनों एक दूसरे से लगातार यहां टकराती रहती हैं। जरा सा घर्षण और धरती का संतुलन
बिगड़ जाता है और ऊपर से दो सक्रिय फॉल्ट लाइन, नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट और ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट, ये दोनों मौत की दो धारदार तलवारें तुर्की के सिर पर लटक रही हैं। इतिहास भी यही कहता है कि 1939 का भूकंप 33,000 मौतें, 2023 में 50,000 लोगों की जान गई और अब फिर धरती की करवट ने लोगों को डरा दिया है। सवाल यह है कि क्या तुर्की अगले बड़े झटके के लिए तैयार है या फिर ये 879 कंपन उस आने वाले बड़े विस्फोट की दस्तक है। धरती की ये सनसनाहट सिर्फ तुर्की का दर्द नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी है।